Class, Director sir has come and I expect everybody to please stand up. And I welcome Professor Neeraj Agrawal sir in the first entrance examination of 2024. Thank you. Good morning all of you. How are you all? बस फाइन हो, नॉट गुड? हाँ तो फाइन क्यों बोले, गुड बोलो. ओनली गुड. हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ द जोश? लो हो गया ये तो. हाँ, हाउ द जोश? हाउ द जोश? ये बढ़िया था, बैठो. गुड. एक बार जोरदार तालियां, जोरदार. तो बहुत खुशी है मुझे तुम लोग को देख करके, क्योंकि 2009 में पहला बैच फॉर्म हुआ था और 2024 कितने साल हुए? इसी में खेल रहे थे कुछ लोग अभी, है? कितने साल हुए? 15 साल. 15 years. So this is the 15th year of SIMEJ and first entrance exam. You are all participating in the first entrance exam and you would form the first pilot batch of SIMEJ. And the pilot batch of SIMEJ is usually very special. It's always very special. तो SIMEJ की जो pilot batch होती है वो बहुत स्पेशल होती है. कई कारण है उसके. एकदम सिंपल कारण में समझ लो, घर में भी जो पहला बच्चा होता है उसको ज़्यादा प्यार मिलता है. सुनो, हाँ, जो छोटे सेकेंड और थर्ड चाइल्ड होंगे सबसे पहले एग्री करेंगे. यस सर, मेरे संग तो पार्शियलिटी होता है. बड़ा भाई का कपड़ा हमको दे दिया जाता है कि पहन लो. एनीवेज, तो पहला बैच स्पेशल होता है. टीचर्स भी थोड़ा सा लगता है कि भाई पिछले साल जो बच्चे लोग का जो कुछ भी हुआ है, पहले जो हुआ, इस बार तो सबको तो हम कमाल कर देंगे, ये कर देंगे. हमको नीतीश सर भी मिले सबसे पहले. ये सीनियर टीचर हैं, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स के. लेकिन जब नए बच्चे आते हैं तो ये उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं. बोलते हैं कि हमको पढ़ाना है. और बच्चों का खास तौर पे वर्ड पावर और ख़ास तौर पे वैसे शब्द जो किताबों में आपको मिलेंगे लेकिन जिनका अर्थ आप सही से समझते नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे 1000 शब्दों की लिस्ट उन्होंने बनाई है और वो 1000 शब्द अगर आप कर लेते हैं तो फिर ज़्यादातर किताबों में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन उस 1000 शब्द को कराने में बहुत प्रयास लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत समय लगता है. और जब बच्चे लेट से जो एडमिशन जिनका होता है उनको वो बैठ करके 2 महीना तक 1000 वर्ड का प्रैक्टिस करवाना, फिर मैथ्स का बेसिक्स करवाना ताकि प्रोग्रामिंग में दिक्कत ना आए, और फिर कम्युनिकेशन स्किल का, ये हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं. आज से नहीं 20 साल से पहले, SIMEJ के पहले हमारा करियर कैटलिस्ट था. दैट वाज 2004. हाँ, तो 2000 तब से 20 साल से ये बच्चों को कम्युनिकेशन, और इनके स्टूडेंट आज इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हैं. और वर्ल्ड में भी तुमको कोई कॉन्टिनेंट नहीं बाकी है जहाँ हमारे स्टूडेंट्स नहीं हो. और अमेरिका में तो अब 1 दर्जन हो गए. हाँ, हम लोग को सोच रहे हैं कि वीज़ा वूज़ा लगवा करके एक बार घूम करके आएँ. रहने खाने का खर्चा कम आएगा क्योंकि रहने के लिए स्टूडेंट लोग है ही है, खाना वो लोग बना के खिलाएगा ही, बस घूमे फिरेंगे, वो जो खर्चा आएगा सो आएगा. हाँ, तो अब तुम लोग में भी कुछ कल को चल जाओगे तो हम लोग तुम्हारे घर आ सकेंगे ना भाई. हाँ, ऐसे भी तुमको अमेरिका में कितना इंडिया से गेस्ट आ जाएगा. गुरुजी आ जाएंगे तो खुशी होगे, हमारे भेजे तो जाओगे. एनीवेज, तो पहले तुम लोग के बारे में पूछते हैं. तुम लोग आए कहाँ से हो? फ्रॉम वेयर यू हैव केम? सबसे दूर से कौन आया है? अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलो, जोर से बोलो. कटिहार? हाँ, एनीबडी फ्रॉम कटिहार? पूर्णिया से कौन है? तो और किशनगंज, कटिहार उधर से कोई है? और मधेपुरा? हाँ, नेपाल से कौन है? नेपाल, खड़े हो जाओ. नेपाल से बच्चे तो हर बार आते ही हैं. हाँ हाँ, तो चलो गुड. हाउ मेनी फ्रॉम आउटसाइड पटना? रेज योर हैंड्स. That means good chunk of students are from outside Patna. Okay, good. Thank you. You can lower your hand. And how many from Patna? Okay, almost 30%. 30 to 25% Patna है, 75% outside Patna है. Okay, good. हमको कोई बताएगा कि SIMEJ में आपने क्यों अप्लाई किया? Why have you applied for SIMEJ? Career opportunity. Good. Add more points. Yes, you. I'm not listening. Be loud. Faculties? You want me to come to there? उसको माइक देके जाओ कोई. हाँ? Yes, बेटा. Faculties are good. Okay, so you are over here for good faculties.
Any other reason for why you applied? Mismanagement college, best management college. हाँ बेटा, प्लेसमेंट है अच्छा, स्किल डेवलपमेंट वेरी गुड, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट वेरी गुड, फॉर नॉलेज वेरी गुड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यू नीड टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी, गुड गुड प्लेसमेंट, गुड ओके गुड, बहुत सारे पॉइंट्स मिले। देखो आप लोग ज़्यादातर हमको लगता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होंगे, फॉर BCA एंड फॉर BBA एंड ऑल। हाउ मनी फॉर BCA एंड BSc IT वाले भी हाथ उठाए हैं कि BSc IT वाले अलग हैं? BCA डाउन्स, BSc IT अप, ओके गुड। हाउ मनी फॉर BBA और BBM? BBA BBM ओके नो। And anybody for PGDM course? Oh, good. And for BCom? Less number. Good. See, all courses are good. सारे कोर्सेज अच्छे हैं, सब में करियर है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको वो पढ़ना चाहिए, जिसका जिसमें एक्सपर्टीज़ है, जिसका जिसमें क्वालिफिकेशन है, मन लगता है, मज़ा आता है, उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे अगर कोई BCA के लिए आया है, कोई BSc IT के लिए आया है, ऑब्वियसली उसको मैथमेटिक्स में मज़ा आना चाहिए। अगर उसको मैथ्स में मज़ा नहीं आता है और वो ये सोच के आ गया है कि BCA में अच्छा जॉब समझ में मिलता है, लोगों को आज तक मिलता आया है, उसको भी मिल जाएगा। बेटा जब तक तुम मन लगा करके नहीं पढ़ोगे तुमको समझ में नहीं आएगा, जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तुमसे प्रोग्राम नहीं डेवलप होगा, और प्रोग्राम डेवलप नहीं होगा, ऐप या वेबसाइट डेवलप नहीं होगा, तो तुम करियर बना नहीं पाओगे। डिग्री दिखा करके जॉब मिलता है? हाँ नहीं, कहीं नहीं। यहाँ तक कि सुनने में तुम लोग को आया कि IIT में भी लोगों को इस साल जॉब, हाँ ज़्यादा है, तुम फिगर गलत बोल रहे हो, बस इतना ही जान लो कि नहीं मिला है। तो ठीक है, नहीं मिला, उसके विविध कारण हैं, हम उन कारणों में अभी नहीं जाएंगे, वो हमारा आज विषय नहीं है। लेकिन हमारा विषय ये ज़रूर है कि जब छात्र पढ़ता है, नामांकन लेता है संस्थान में, तकनीकी शिक्षण संस्थान में, तब उस छात्र को नियोजन क्यों नहीं मिलता है, उसे प्लेसमेंट क्यों नहीं मिलता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसके कारण क्या होते हैं? क्या संस्थान चाहेगा कि उसे ऐसे छात्र मिले जिन्हें नियोजन नहीं मिलने वाला? अच्छा, क्या हमें पहले पता चल सकता है कि ये छात्र को नियोजन मिलना कठिन होगा? इतने साल के अनुभव में ये तो कह सकते हैं ना कि हाँ ये लड़का ठीक है, इसको प्लेस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये ट्रेनेबल है, ये सीखने के लिए तैयार है। कितना कुछ ये लेके आज आ रहा है वो मायने नहीं रखता है, ये भी बता दूं। कितना कुछ तुम लेकर के आ रहे हो ये मायने नहीं रखता है। कितना कुछ तुम लेने को तैयार हो, कितना कुछ तुम ग्रैब करोगे, कितना कुछ तुम हासिल करोगे, और उसके लिए तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है, ये मायने रखता है। और जो भी ये सोच रहे हैं कि पिताजी फीस भर देंगे, बिहार सरकार फीस दे देगी, उस पर मेरा कल्याण हो जाएगा, उसके लिए एक स्थान है बागेश्वर धाम, वहाँ पे कृपा बटती है, वहाँ जाइए। उसके लिए मेरा स्थान नहीं है। हमारे यहाँ पर कठिन परिश्रम करके, रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ, रुचि मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, हाँ, कि रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ, लगन के साथ। कभी देखो मैंने मेहनत भी बोला और इंटरेस्ट भी बोला, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो मेहनत अपने आप, और थोड़ा इंटरेस्ट कम है, मन कम लग रहा है, तो मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन हमेशा मेहनत करके पढ़ लोगे, नहीं कर पाओगे, संभव नहीं है। हमेशा मेहनत करके मजदूर मजदूरी कर लेता है, तुम हमेशा मेहनत करके पढ़ाई नहीं कर सकते। तुम्हारा मन लगना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने तुम लोग को एक बात अभी कहा, अगर मैथमेटिक्स में मन लगता है तो तुम लोग BCA के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर मैथ बिल्कुल डर लगता है, भारी डर लगता है, मन ही नहीं आगे पढ़ने का, तो फिर क्यों अपने आप को उसमें डाल रहे हो? दुनिया में और भी बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं, और भी विकल्प हैं, है ना? तो क्यों हम लोग, यस बेटा, देखो हम फिर बात को तुमको क्लियर करते हैं। बात बायोलॉजी स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स की नहीं है। बात इस चीज की है कि क्या मेरा मन मैथमेटिक्स में लगता है। मैं मान लो कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं हूं भी,
लेकिन मुझे अगर मैथ्स पसंद है, मैंने तो प्रोग्रामिंग सीखी भी अपने से सीखी है। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, फिर मैंने एमबीए किया, मैंने एमकॉम भी किया, लेकिन मैंने बीसीए या बीएससी आईटी या बीटेक मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग करी है। मैंने वेबसाइट्स बनाए हैं सन 2000 में। तुम लोग कितने उम्र के थे उस समय? ठीक है, समझ गए बात को? तो सन 2000 में मैंने ASP पे, PHP पे, HTML पे, सब पे काम किया है। मैंने डेटाबेस के साथ पूरा डायनेमिक वेबसाइट्स बनाए और 2,500 पढ़ने के वेबसाइट्स थे। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, लेकिन तुमको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। बिना लॉजिक के बिजनेस नहीं होता है, बिना लॉजिक के प्रोग्राम वर्क नहीं करता है। तुमको लगता है कंप्यूटर बिना लॉजिक के काम करेगा? हल्का सा भी इलॉजिक होगा, लॉजिक बैलेंस नहीं होगा तो प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। और मैथ्स में क्या होता है? मैथ में क्रिएटिविटी काम आती है। हाँ, चांद झील में उतर आया, उतर सकता है कि नहीं उतर सकता है? सर चांद का डायमीटर, झील का डायमीटर, लेकिन कविता में चांद झील में उतर आएगा, लेकिन मैथ में उतर के नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो क्रिएटिविटी का भी अपना महत्व है। क्रिएटिविटी से ही ये दुनिया सुंदर है, लेकिन मैथ जो है वो क्रिएटिविटी के लिए नहीं है। मैथ क्या चीज के लिए है? लॉजिक के लिए। ठीक है, तो तुम्हारे को तो दोनों ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा चाहिए तुमको क्या? प्रोग्रामिंग में ज़्यादा क्या चाहिए? लॉजिक। हाँ, क्रिएटिविटी भी चाहिए। क्रिएटिविटी नहीं होगा तो नए ऐप्स कोई सोचेगा ही नहीं, नए सॉफ्टवेयर कोई सोचेगा ही नहीं। वो सब कुछ क्रिएटिविटी से ही आता है। लोगों का दुख देखो, लोगों का दर्द देखो, लोगों का पेन देखो, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना दो, तुम्हारा बिजनेस स्टार्टअप क्या होता है? हिट हो जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेन पॉइंट क्या है? शार्क टैंक कभी देखा तुम लोगों ने? हाँ, तो पूरा का पूरा एपिसोड वही मामला ही वही है कि तुम किसके पेन पॉइंट को दूर कर रहे हो। अगर तुमने किसी बड़े पेन पॉइंट को दूर कर दिया, तुम्हारा सोल्यूशन उसको मतलब सोल्यूशन दे रहा है, उसका लाइफ इजी कर रहा है, तो तुम्हारा स्टार्टअप, तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा सोल्यूशन, सर्विस चल जाएगा। समझे बात को? तो बात बायोलॉजी का और कॉमर्स का और आर्ट्स का नहीं है। मैथ्स मतलब लॉजिकल साइड स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें मन लगना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि अलाउ कर रहे हैं BCA में ऑर्डिनेंस जब बनता है, कोर्स ऑर्डिनेंस जो राजभवन से पास होता है, उसमें 30 सीटें दी जाती है BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 30 सीटें दी जाती है BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जो आर्ट्स वाला है वो भी BCA कर सकता है। अब वहीं पर जैसे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, उसके ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि मैथ पेपर होना चाहिए, तो फिर जब बात ही खत्म हो गई, वहाँ पर तो मैथ होना ही चाहिए। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, जो हमारा पटना विश्वविद्यालय है और जो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है, उसने प्रावधान दिया है कि BCA में आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, बायोलॉजी वाले आ सकते हैं, PCB आ सकता है। तो वहाँ पर हमारे पास विकल्प है। लेकिन उस विकल्प का तात्पर्य यह तो नहीं है कि जिसको मैथ से मतलब दुश्मनी है उसको भी BCA में बैठा दें। वो तो माथा पकड़ लेगा कि सर ये तो पूरा का पूरा लॉजिकल है, ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये है मामला। क्लियर हुआ? ये वीडियो डाल देना, इतना डिटेल में कोई यूट्यूब पे भी नहीं समझा रहा है। तो मेरा प्रश्न था कि सब पढ़ने के बावजूद, जैसे सिमेज में भी बच्चे आते हैं, बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, सब कुछ मिला, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कि अच्छा नंबर नहीं आता है। हम बच्चों को फेल करते हैं। तुम लोग को पता है कि नहीं पता है? हम बता देते हैं। विश्वविद्यालय बाद में फेल करेगा, हमारे पास इंटरनल मार्क्स होते हैं ना, हम उसमें हम ही फेल कर देते हैं। तो हम अपने बच्चों को कैसे फेल कर सकते हैं? फिर बच्चा बोलेगा सर फीस दिए थे। तो बेटा फीस दिए थे तुम नंबर खरीदने के लिए, हाँ, वो व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी कितना नीरज, कितने लोग का फॉर्म रुका है इस बार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में? 160 फॉर्म रोका गया। अब बताओ तुम लोग अगर एडमिशन लो लोगे यहाँ पर और उसके बाद आओगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए वन फाइन डे कि चलो आज कॉलेज चलते हैं, बहुत दिनों के बाद वहाँ सुने एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, और मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा फॉर्म भरने की सुविधा यहाँ पर नहीं है, नाम अलग पहले ही कट चुका है, तुमने ईमेल चेक नहीं किया, तुम्हारे पास 4 ठो मेल आए हुए थे कि नहीं जवाब दीजिएगा तो नाम कट जाएगा, सेकंड नोटिस नहीं जवाब दीजिएगा तो नाम कट जाएगा, थर्ड नोटिस नाम कट चुका है। समझ रहे? तो आपका नाम कट गया, आपका अब आप आ रहे हैं घूमते फिरते फॉर्म भरने के लिए, 160 बच्चों का फॉर्म नहीं भराया। है कोई कॉलेज पूरे बिहार में जो कह सके हाँ इस तरीके से जहाँ पे फॉर्म नहीं भराया जाता हो? अब वो बच्चा क्या करेगा? बोलेगा सिमेज अच्छा संस्थान है, क्या बोलेगा वो? जो बोलेगा वो उसकी श्रद्धा है। लेकिन हम अगर उसको फॉर्म भरने देंगे तो वो 160 से 360 और 460 और 560 हो जाएगा। या सुनो, समझ रहे बात को? तुम अगर ये जानते बूझते हुए अपने आप को बंधन में बांधना चाहते हो कि तुम लटपटा सकते हो,
और तुमको एक ऐसा संस्थान चाहिए जहां तुमको ज़्यादा मतलब डाइवर्ट होने के लिए मौका ना मिले, लाइन एंड लेंथ तुम्हारा बिगड़ने का तुमको अवसर ना मिले। और लाइन एंड लेंथ बिगाड़ना है तो बिगाड़ो, लेकिन फिर तुम हमारे संस्थान से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ये करना पड़ता है क्योंकि हम आईआईटी नहीं है कि हमको देश के 21 लाख और 18 लाख बच्चों में से चुन के 18,000 बच्चे लेने हैं। क्या हम हैं आईआईटी? हमारे बच्चे भी उन्हीं संस्थानों में जाके काम कर रहे हैं जहां आईआईटी के बच्चे गए हैं। हमारे बच्चे इंटेल कॉर्पोरेशन में, हमारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इन सब कंपनियों में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं। हमारे बच्चे 90 लाख का पैकेज ले रहे हैं। बाहर में यूरोप में जो बच्चे हैं वो 1.25 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं। रैकस्पेस में हैं। रैकस्पेस वर्ल्ड की सबसे प्रीमियम क्लाउड स्टोरेज कंपनी है, वहाँ हमारे स्टूडेंट पहुँच गए। लेकिन जिन बच्चों को हम आज, तुम लोग में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आए, यस और नो, सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आए हैं, बिहार बोर्ड के छात्र हैं, यस और नो। तो फिर हम उन बच्चों को भविष्य दे रहे हैं, उनको करियर दे रहे हैं और उस दिशा में लेके जा रहे हैं जिस दिशा में उनको बहुत मतलब भटकाव के साथ अगर वो चलेंगे तो मंजिल पे कभी भी पहुंच, तो क्या हम भटकाव अलाउ कर दें? और दूसरा, वो यहां आके नहीं भटकेंगे, वो पहले से ही भटके हुए हैं। तुम लोग खुद अपने बस ध्यान कर लो, कितना तुम लोग शिद्दत से स्कूल का क्लास किए हो, 12th का क्लास तुम लोगों ने कितना शिद्दत से किया है। 90% अटेंडेंस है कि 80% है कि क्या है तुम जानते हो। और जो बच्चा स्कूल में क्लास नहीं किया, अचानक से उसको कॉलेज में रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स रूटीन। तुम लोग का अभी ब्रिज बैच शुरू होगा, रूटीन 8 घंटे का बनेगा। कितने घंटे का? नया कैंपस जो हमारा बन रहा है, तुम लोग सबको अलाउ करेंगे। अलाउ क्या करेंगे? नीरज कुछ अरेंजमेंट करो कि स्टूडेंट्स जो हैं बैचेस में वहाँ जाएं और बिना वहाँ के काम को डिस्टर्ब किए अपने, क्योंकि तुम लोग की पढ़ाई मेजरली वहीं होगी, ये भी मैं बता देता हूँ पहले ही, क्योंकि ये कैंपस तो है ही है, हमारे विवेकानंद कैंपस और बोरिंग रोड कैंपस भी है, लेकिन जब हमारे पास और प्रीमियम कैंपस आ जाएगा और बहुत बड़ा होगा तो हम सबसे पहला फोकस कहाँ पे करेंगे? जहाँ ज़्यादा बेटर सुविधा है, क्योंकि उसको खाली रख करके दूसरी जगह बच्चों को थोड़ा ऐसा करेंगे कि, तो वो सुविधा तुम लोग को मिलने वाली है, बिकॉज वो अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 2-3-4 महीना का मैक्सिमम समय उसमें और लगेगा। ऊपर के फ्लोर में ज़्यादा समय लग सकता है, नीचे के फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो तुम लोग एक बार उसको देख समझ लो। लेकिन मैं वो ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग के पास दिक्कत ये होती है कि हमारा रूटीन 5 आवर्स और 6 आवर्स का ही बन पाता है। ब्रिज में हम लोग 8 घंटे का रूटीन बनाते हैं, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि नए कैंपस में हम रूटीन बनाएंगे टोटल 8 घंटे का। दुकान में बैठना है, खेत जोतना है, तो फिर सिमेज में नहीं आना है। कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। हमारा सिमेज का स्टूडेंट अगर किसी भी चीज़ के लिए, कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अगर कोचिंग चला गया तो आपात बैठक बुला दूंगा मैं सब टीचर्स की। और जिस टीचर के तुम लोग जानते हो, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पुराने पीछे खड़े हैं, अगर कोई मेरा बच्चा कोचिंग में चला गया तो क्यों चला गया? जब हमारे पास टीचर हैं। एक बच्चा मुझे मिल गया लैब में, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑनलाइन पढ़ रहा था और मेरा तुरंत मीटिंग हुआ कि भाई जब हम उसको PHP पढ़ा रहे हैं, ASP पढ़ा रहे हैं, उसको हम जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, उसको हम CSS पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो ऑनलाइन में पैसा क्यों दिया? बोला कि मालूम पड़ा कि वहाँ कोई खूबसूरत लड़की पढ़ाती है तो उसको देखने के लिए, अरे मतलब ऑफर आया हुआ था, कूपन कोड आया हुआ था तो उसने खरीद लिया। हाँ, हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम बोले वो ऑनलाइन वाले से तुम सवाल जवाब कैसे करोगे? तो यूट्यूब पे वीडियो तुमको भेज रहा है और तुम उसको देख रहे हो। अच्छी बात है, उस बच्चे से मुझे खुशी भी हुई कि वो बच्चा मुझे लैब में मिला, वो ऑनलाइन कोर्स कर रहा था, पे करके कोर्स कर रहा था। मुझे खुशी हुई कि इसके अंदर सीखने का जज्बा तो है। समझ लो बात को, सीखना तो ये चाहता है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। लेकिन तकलीफ मुझे ये हुई कि जब हमारे पास इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं तो बोला सर पहले ले लिए थे, कोर्स यहाँ पर शुरू हुआ बाद में, तो तुम्हारे को हम हर कोर्स जो है डे 1 शुरू कर सकते हैं क्या? जैसे एंड्रॉयड ऐप बनाना है, तो जब तक तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं होगा, जावा वगैरह क्लियर नहीं होगा, तुम कैसे ऐप बनाओगे? रोबोटिक्स है, बेसिक सी प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे, तुम बिना सी प्रोग्रामिंग सीखे में रोबोटिक्स कैसे करोगे? कराने को करा दिया जाएगा लेकिन तुम उसकी डीप में जा नहीं पाओगे। कराने को तो लोग आजकल छोटा छोटा बच्चा को भी देखे तो ऑनलाइन कि ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, गलत बात है। वो आप उसको बिल्कुल मतलब बाहर से चीज़ों को सिखा रहे हो, वो कभी भी उसका डीप नॉलेज ले ही नहीं सकता क्योंकि उसका वो सारा बैकग्राउंड बाकी है। तो हमारे यहाँ पे पूरा सिस्टम से तुमको सब चीज़ कराया जाता है, बच्चों को करना होता है। हाँ, अगर तुम्हारा कोई भी चीज़ का बेस कमज़ोर हुआ
तो फिर तुम उसके आगे वाली चीज़ सीख नहीं पाओगे। यहाँ मुरली सर मुझे दिख रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लाउड सीखने के लिए बहुत सारा बेस है जो पहले आपको जानना चाहिएगा। सर मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? क्या इन बच्चों को आज क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाई जा सकती है? नहीं पढ़ाई जा सकती है। तो खैर मैं फिर विषय से भटक गया, मैं वापस सवाल पे आता हूँ कि क्यों बच्चों को जॉब नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक सवाल और पूछता हूँ, तुम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, स्कूल में जब तुम लोग पढ़ते थे, तुम्हारा स्कूल में पढ़ने का उद्देश्य क्या था? तुम बताओ। हाँ, नॉलेज लेना। तुम्हारा? हाँ, नॉलेज लेना। तुम्हारा भी नॉलेज लेना। तो तुम लोग तीनों बच्चे जब स्कूल जाते होगे सुबह में, मम्मी मम्मी जल्दी तैयार करो, स्कूल जाना है, नॉलेज लेना है, ऐसा मन में? हाँ, मम्मी डिसिप्लिन बनना है, नॉलेज लेना है, मुझे स्कूल जाना है, मम्मी मुझे करियर बनाना है इसलिए मैं स्कूल जाना है, मुझे अच्छा जॉब पाना है इसलिए मैं स्कूल में पढ़ता हूं। या सुनो, स्कूल में जब आप पढ़ते थे आपके दिमाग में नॉलेज, डिसिप्लिन, पढ़ाई करने का उद्देश्य, ना नॉलेज था, ना डिसिप्लिन था, ना जॉब था, ना करियर था। आपका उद्देश्य था एग्जाम पास करना। 4 चैप्टर लास्ट का जो किताब में है वो नहीं आएगा एग्जाम में, सिलेबस के बाहर है। वो 4 चैप्टर पढ़ोगे क्यों? उसमें नॉलेज नहीं है। हाँ, एग्जाम में नहीं आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, भले नॉलेज हो। समझ रहे बात को? तुम्हारा उद्देश्य नॉलेज कभी आज तक हुआ ही नहीं। तुम्हारा उद्देश्य बहुत छोटा सा रहा है, एग्जाम पास करना। अच्छा, बीसीए का एग्जाम पास करते ही लाइफ सेट? यहां एग्जाम से काम, यहां किससे काम चलेगा? यहां नॉलेज से भी काम नहीं चलेगा। दुनिया भर का प्रोग्रामिंग में सी के बारे में लिख के आ गए। सी में थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? हाँ, जावा में थ्योरी का क्वेश्चन आता है। हाँ, पूरा बढ़िया से कॉपी एकदम सुंदर से रेड पेन ब्लू पेन करके लिख करके आ गए। हाँ? एक्स्ट्रा पन्ना लगा करके 4 बार एक्स्ट्रा कॉपी ले करके लगा करके भारी कॉपी बना करके सबमिट करके आए। नॉलेज खूब है, रट के आए थे। या फिर कोई तो आजकल चैट जीपीटी से भी चोरी कर लेता है। हाँ? तो उस सबको क्या होगा? उसको कंपनी जॉब दे देगी कि अरे वाह आपको तो इतना अच्छा नंबर आया है। नहीं देगी जॉब, नंबर देख के जॉब नहीं देगी। अच्छा, जिसको 85% 90% नंबर आ जाएगा उसको तो मिलेगा, उसको भी जॉब मिलने का गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कुछ भी चांस नहीं। तब कंपनी क्या देखेगी? स्किल का मतलब हुआ एबिलिटी, क्षमता, कैपेबिलिटी, योर एक्सपर्टीज। कंपनी विल लुक फॉर योर एक्सपर्टीज, कंपनी विल लुक फॉर योर एबिलिटी। आप समझे मेरी बात को? तो ये एबिलिटी आप कब ध्यान दिए? ऑल ऑफ यू हैव पास 12th एग्जामिनेशन, यस और नो? ओके, इंग्लिश वाज हैविंग मोर मार्क्स देन हिंदी, यस और नो? So you must be better in English in comparison to Hindi. You should be more comfortable speaking English in comparison to Hindi. So it happened. What is the reason? And let me ask another question. Have you studied Hindi Vyakaran more than English grammar, or you have studied English grammar more than Hindi Vyakaran? You have studied English grammar more than Hindi Vyakaran. Whatever, there can be n number of reasons, and there are reasons. I'm not denying that there isn't any reason, or I'm not saying that it's your fault. It's not your fault. But then, ultimately, you have not worked for gaining skill. That is my point. आपने स्किल गेन करने के लिए एफर्ट्स नहीं किया। आपका एफर्ट्स जो है वो मार्क्स पे रह गया, आपका एफर्ट्स जो है थोड़ा आगे गया तो नॉलेज तक रह गया, आपका एफर्ट स्किल तक नहीं गया, वहां तक नहीं गए। और अभी क्या चाहिए? मार्क्स, नॉलेज या स्किल? तुम लोग सिमज का लोगो देखे हो ना, क्या लिखा हुआ है? नॉलेज, स्किल, सक्सेस। इसी बेस पर, यही आधार है सिमज का, इसी आधार पर सिमज की शुरुआत की है। समझ रहे बात को? अब यहां सोच रहे हैं कि लेकिन सक्सेस वर्ड को रिप्लेस करना है, हमको सक्सेस वर्ड को हटाना है, क्योंकि ये देख के तो बड़ा लगता है कि भाई नॉलेज स्किल होगा तो सक्सेस मिल गया। एक और चीज है जिसके बिना सक्सेस नहीं मिलती है। नॉलेज हो और स्किल हो, लेकिन वो चीज ना हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, हाँ, क्या कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को तो मैं स्किल मानता हूं। 3 स्किल बहुत जरूरी है, ये याद रखना मेरी तरफ से। 3 स्किल। पहला, कम्युनिकेशन, अपनी बात को रखने की क्षमता, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता।
चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, फ्रेंच में हो, जर्मन में हो, यहाँ तक कि अगर चाइनीज सीख लोगे तो 2 लाख रुपए का जॉब पक्का है, बता दे रहे हैं। हाँ है, कम्युनिकेशन स्किल में ताकत है। आज प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा क्षमता क्या है? कम्युनिकेशन। अब बोलोगे सर काम करते हैं ये, वो सब बाद में, पहला कम्युनिकेशन। लालू यादव की पहली क्षमता क्या है? कम्युनिकेशन। समझ रहे बात को? तो कम्युनिकेशन स्किल तो चाहिए। दूसरा मैनेजमेंट स्किल, प्रबंधन क्षमता, परिस्थिति को कैसे मैनेज करें, व्यक्तियों को कैसे मैनेज करें, चैलेंजेस जो हैं, चुनौतियां जो हैं, उनको कैसे मैनेज करें, अपना टास्क कैसे पूरा करें, अपना लक्ष्य कैसे हासिल करें। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैनेजमेंट स्किल। प्रबंधन क्षमता, स्वयं को प्रबंधन करना, लोगों का प्रबंधन करना, टीम का प्रबंधन करना, समझ रहे बात को, जिम्मेवारी का प्रबंधन करना, दैट इज मैनेजमेंट स्किल। और थर्ड टेक्निकल स्किल। पर्सनालिटी जो है वो तुम्हारे कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का पार्ट है। थर्ड टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल। अकाउंट्स में कहां डेबिट होगा, कहां क्रेडिट होगा, ये क्या है? तकनीकी ज्ञान। समझ रहे बात को? प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स कैसे होगा, फ्लैग कहां पे लगाएंगे, कहां पर कोडिंग में क्या लिखेंगे, समझ रहे बात को? वो सब क्या है? टेक्निकल स्किल है। किसी भी तरह का तकनीकी कौशल का होना जीवन में बहुत जरूरी है। ये फोटोग्राफर हैं, इनके पास क्या होगा? टेक्निकल स्किल होगा। समझ रहे बात को? लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्किल काफी नहीं है, साथ में कम्युनिकेशन आ जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, साथ में मैनेजमेंट आ जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास कोई सिर्फ एक ही स्किल होगा वो ज्यादा आगे तक जा नहीं पाएंगे, जिनके पास तीनों स्किल होगा वो बहुत आगे तक जा पाएंगे, वो लीड कर पाएंगे, वो उच्च पदों पर जा पाएंगे। समझ रहे बात को? तो एनीवेज, उस स्किल की बात तो हो गई। मैंने बोला था कि हम नॉलेज और स्किल के बाद जो सक्सेस है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। वो कौन सा शब्द है जो बहुत जरूरी है? तुम लोगों ने कई सारे शब्द बोले, कुछ और कुछ बोलना चाहता है कोई? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तुम दोबारा रिपीट कर रहा है। हाँ हाँ, डेडिकेशन को बात आ रही है। हाँ क्या बेटा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगा कब? जब डिसिप्लिन होगा। डेडिकेशन होगा। डेडिकेशन कब होगा? जब डिसिप्लिन होगा। और ये डिसिप्लिन और डेडिकेशन कब होगा? जब आपका सही एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड मतलब आपका जो एक व्यवहार, आपका मानसिकता, आपकी सोच, आपकी विचार शक्ति, आपकी जो कहते हैं ना जिसको कमिटमेंट, किसी काम को करने की जिद, लगन, जुनून, इसके बिना आप कितना भी नॉलेज हो, कितना भी स्किल हो, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी अपने साथ, जब कोई नहीं देख रहा है तब भी गलत नहीं करेंगे, इसका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, विल पावर, समझ रहे हैं, जो है आपकी मजबूत इच्छा शक्ति, ये बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, कहते हैं सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली में ज्यादा स्किल किसके पास था? जो गुरु हैं वो कहें कि कांबली के पास ज्यादा स्किल है, ज्यादा पावर है, बॉडी ज्यादा बड़ी है और मसल्स पावर भी ज्यादा है और उसका स्किल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। समझ रहे हैं? नॉलेज दोनों को बराबर दिया गया था, दोनों साथ पढ़ते थे, साथ सीखते थे, लेकिन तेंदुलकर क्यों आगे निकला? एटीट्यूड, नॉट टेक्निक। अगर तुम्हारा एटीट्यूड है, लगन है, इच्छा शक्ति है, जज्बा है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, ये सारा शब्द का मैंने एक शब्द बताया, एटीट्यूड। अगर तुम्हारा एटीट्यूड सही है, अगर तुम्हारा अप्रोच सही है, मानसिकता तुम्हारी सही है, तो तुम सब हासिल कर सकते हो। जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान मिल सकता है, जो क्षमता चाहिए वो क्षमता मिल सकती है। और अगर एटीट्यूड गलत है तो फिर ज्ञान अगर है भी तो काम नहीं आएगा, क्षमता अगर है भी तो काम नहीं आएगा। व्यवहार तुम्हारा अगर अच्छा नहीं है, अनुशासन तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो ना तुमको ज्ञान मिलेगा ना क्षमता मिलेगी, और जो मिलेगा वो तुमको काम, तुम्हारे काम नहीं आएगा। ना तुम्हें दोस्त मिलेंगे, ना तुम्हें मदद करने वाले मिलेंगे, ना तुम्हें नए अभिभावक मिलेंगे। अभिभावक हैं कि नहीं तुम्हारे पास? हैं? घर पर हैं? क्या तुम्हें जीवन में और अभिभावकों की आवश्यकता है? नहीं है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत सारे अभिभावक तैयार करते हैं। जिस संस्थान में जाते हैं वहाँ के शिक्षक उनके अभिभावक बन जाते हैं, निदेशक उनका अभिभावक बन जाता है, जिस कंपनी में जाते हैं उनका बॉस उनका अभिभावक बन जाता है। क्लाइंट को इतना अच्छे से इंप्रेस करते हैं कि वो क्लाइंट जो सीनियर पर्सन होता है वो उसका अभिभावक बन जाता है, बोलता है ठीक है तुम जिस कंपनी में रहोगे तुमको काम देंगे हम। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? यू शुड गेट सपोर्ट ऑफ योर एल्डर्स, नॉट जस्ट योर फ्रेंड्स।
तुमसे दुगनी उम्र के लोग तुमको चाहें और तुमको मदद करें और तुमको आगे बढ़ाएं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ कैसे हासिल होता है? सही एटीट्यूड के साथ, सही व्यवहार के साथ, अनुशासन के साथ। उसके बिना नॉलेज और स्किल क्या हो जाता है? शिक्षण संस्थान का उद्देश्य बच्चों को पास कराना है, मार्क्स दिलवाना है, बच्चों को नॉलेज देना है, बच्चों को जॉब दिलवाना है, क्षमता देना है, स्किल देना है। क्या है हमारा उद्देश्य? है बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अच्छा इंसान। अगर अच्छा इंसान नहीं बना पाए और प्रोग्रामिंग सिखा दिए तो क्या फायदा हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता होती है। बुरा बनने के लिए रास्ते बहुत सरल हैं, अच्छा बनने के लिए बहुत कठिनाई होती है। फिसलना बहुत आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। फिसलने के लिए कुछ नहीं करना है। और सिंपल पूछता हूं ना, अगर एक वैकेंसी आती है बैंक में, 1000 पीओ के लिए वैकेंसी आएगी, कितने लोग अप्लाई करेंगे? 1000 लोग अप्लाई करेंगे। हाँ, 10 लाख। कितने लोग सक्सेसफुल होंगे? 1000। कितने लोग फेलियर होंगे? आसान क्या है? 1000 में आना कि 9,99,000 में आना? उसके लिए तुम अभी भी तैयार हो, रेडी हो उसके लिए। 9,99,000 के लिए तैयार नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सारी तैयारी उसी चीज़ की है। और आप लोग को पता होगा हमारे यहाँ पर, जैसे अभी जो कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है यहाँ पर है, सेकेंड ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनका कैट मैट का, बैंक पीओ का कोचिंग हो रहा है। तुमने देखे हो कि नहीं देखे हो? वो करना पड़ेगा आपको। और जब बीसीए के बच्चों की हम बात करें, एमसीए एंट्रेंस का कोचिंग। और क्यों एमसीए एंट्रेंस? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीसीए करके अब का जो फेज है, ये दौर अलग है। तुम लोग 2024 में आ रहे हो, बहुत कुछ बदल गया है। तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है? पता करो बीटेक में क्या हो रहा है, बीसीए में क्या हो रहा है, प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है। प्लेसमेंट मिलेगा, उसके लिए अलग स्किल चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको सी और जावा पढ़ करके और वीबी पढ़ करके तुमको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये सारे लैंग्वेजेस जो हैं ये जरूरी हैं, पढ़ाएंगे हम, बेस है वो, लेकिन वो 30 साल 40 साल पुराना है, 50 साल हो गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। तो 40 साल पुराना सीख करके ही आपका इंडस्ट्री में करियर बन जाएगा। सुना है आप लोगों ने कि एआई के कारण जॉब जा रहे हैं, लेकिन क्या एआई में जॉब लग नहीं रहे लोगों का? क्या एआई डेवलप अपने आप हो जा रहा है? एआई को डेवलप करने के लिए भी तो लोग लग रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग होंगे? जिनको सिर्फ बेसिक पुरानी चीजें आती होंगी वो कर पाएंगे। आपने सुना था, आपको शायद नहीं पता होगा, आप पिताजी से पूछना, पापा से पूछना, मामा से पूछना, चाचा से पूछना, 80 के दौर में, 90 के दौर में, खास तौर पे 90 में, 90s में, जब भारत में कंप्यूटर आया था तो हंगामा हो गया, आंदोलन हो गए, बैंक में बहुत दिक्कत हो गई। तो फिर आरबीआई ने नया नियम बताया कि कोई भी बैंक ये नहीं बोलेगा कि हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले जा रहे थे बैंक में कि अगर कंप्यूटराइज करिएगा तो हम लोग जॉब स्ट्राइक कर देंगे। कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, हमारे बैंक में कंप्यूटर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को डर था कंप्यूटर लगेगा तो उनका जॉब चला जाएगा। तो बैंक ने कहा, आरबीआई ने, कि लेजर पोस्टिंग मशीन बोलिएगा, कंप्यूटर मत बोलिएगा, कि आपको लेजर अब खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, मशीन पोस्टिंग करेगी। लेजर पोस्टिंग मशीन कहा गया उसको, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन का विरोध हुआ, कंप्यूटराइजेशन से जॉब चले गए कि जॉब आ गए? तो मेरे भाई तुम लोग बताओ, एआई से जॉब जाएंगे कि एआई से जॉब आएंगे? ब्लॉकचेन से जॉब आएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग से जॉब आ रहा है। अभी तो क्लाउड का यूसेज पूरा शुरू हुआ ही नहीं है, इतना कुछ इजी हो जाएगा। अभी एक प्रोग्राम, तुम लोग कितना लाइफ में प्रोग्राम खरीदे हो, सॉफ्टवेयर खरीदे हो? नहीं खरीद रहे हो, सच बोले नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर क्लाउड पे, अभी तो तुम्हारे मोबाइल में स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क में स्टोरेज होता है। मैं तुमको बता रहा हूं कि 2 से 3 सालों के अंदर में, जब तक तुम्हारा कोर्स यहां पे पूरा होगा, तुम्हारे पास ऐसे मोबाइल्स मार्केट में होंगे जिनमें कोई स्टोरेज नहीं होगा, जिनमें कोई हार्ड डिस्क लैपटॉप में नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? तो फिर विंडो कहां लोड होगा, एंड्रॉइड कहां लोड होगा? सब कुछ क्लाउड पे रहेगा। और जब जितना देर यूज करोगे उतना देर का सॉफ्टवेयर का पैसा तुम्हारा कटेगा। मैं बता दे रहा हूं, ये दौर जो होगा ये कंपनियों के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? क्लाउड चीज़ों को पूरा बदलने वाला है। मैं एक सेक्टर की क्लाउड की बात किया, मैं अगर क्रिप्टो की बात करूं, बिटकॉइन और जो तुम्हारा ये ब्लॉकचेन है, वो किसी बड़े विचारक इकोनॉमिस्ट ने कहा वर्ल्ड को दो पार्ट में जैसे बांटा जाता था, प्री इलेक्ट्रिसिटी और पोस्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के पहले की दुनिया और बिजली आने के अलग है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन के पहले की दुनिया और ब्लॉकचेन के बाद की दुनिया अलग होने वाली है। इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है ब्लॉकचेन। तुम्हारे जेब में जो पैसे हैं, जो बैंक है, जो टैक्सी ट्रैवल एजेंसी है, जो होटल्स है, जो लेन देन का कारोबार है, जो स्टॉक मार्केट है, सब कुछ बदलने वाला है। ब्लॉकचेन में वो ताकत है। अभी तो उसका ताकत रियलाइज होना शुरू भी नहीं हुआ है। और लोग कहते हैं बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। तुमने देखा बिटकॉइन जो किसी समय में $1 में, मतलब $1 में जब 100 बिटकॉइन आते थे, आज एक बिटकॉइन की कीमत $70,000 चली गई। $1 में 100 बिटकॉइन से भी ज्यादा 1000 बिटकॉइन आ जाते। और समझ रहे हो किस लेवल पे ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर भी इनहेरेंट वैल्यू है, इनहेरेंट वैल्यू उसका जो नेचर है। और वो बिकॉज ऑफ दैट कोड, बिकॉज ऑफ दैट हैशटैग सिस्टम, बिकॉज ऑफ दैट रिलायबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट कंप्लीट नेटवर्क ऑफ सिस्टम्स जहां पर उसको आप वैलिडेट कर चुके हैं, वो वैलिडेट हो चुका है और वो ग्लोबल एक करेंसी के रूप में स्थापित होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि बिटकॉइन में पैसा लगा देना, बिल्कुल मैं आपको मना कर रहा हूं। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी जो है, ये चीज़ों को, लाइफ को, लोगों का क्या करने वाला है? बदलने वाला है। आपके घर में इंटरनेट किस किस सामान में लगा हुआ है? लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, और किसी चीज़ में? टीवी में भी इंटरनेट आ गया ना? अब टीवी में इंटरनेट क्या वॉशिंग मशीन में आया है? आ जा रहा है, आ गया है। एयर कंडीशन में आ रहा है, गाड़ियों में आ गया, और ज़्यादा आ रहा है। ड्राइविंग का काम कौन करेगा? एआई, ऑटोमेटिक जो सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं। आप समझ रहे बात को? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आकांक्षा मैम पढ़ा रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसे टी शर्ट्स आ रहे हैं जो वेदर के हिसाब से वो गर्म हो जाएंगे और वेदर के हिसाब से वो ठंडे हो जाएंगे। समझ रहे हो? वो खुद ही वेदर लेंगे, उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। आपके शूज़ में इंटरनेट होगा, शूज़ खुद ब खुद आपका कंफर्ट का ध्यान देगा। और शूज़, अगर आपका हार्ट रेट कुछ अबनॉर्मल होगा तो सीधा एम्बुलेंस को, डॉक्टर को फ़ोन तक कर सकता है आपके शूज़, क्योंकि उसको आपका पल्स सबसे पहले पता चलता है पाँव से। हाँ, वॉश तो कर ही रहा है, लेकिन आपने शूज़ शायद नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन शूज़ पे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। ग्लासेस, चश्मे, उसमें बहुत काम हो गया, अभी और होना है। तो जो क्वांटम ऑफ डेटा है, क्वांटम ऑफ कंप्यूटिंग है, क्वांटम ऑफ एप्लीकेशंस हैं, वो घटने वाला है कि बढ़ने वाला है? मैं अभी आपके लाइफ की बात कर रहा था। मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, माइनिंग की बात करूं, मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूं, मैं अगर वॉर की बात करूं, आर्मी की बात करूं, तो वहां पर रोबोटिक्स का प्रयोग कितना होने वाला है? माइनिंग में रोबोटिक्स का प्रयोग कितना होगा? माइंस में, खदान में आदमी जाएंगे कि मशीन जाकर के खदान का काम करके आएगी? समझ रहे बात को? और वो सारा कुछ ऑपरेटेड होगा थ्रू प्रोग्रामिंग, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू सॉफ्टवेयर्स। तो क्वांटम तो बढ़ने वाला है, लेकिन तैयारी पुराने जमाने वाली काम। तो जो सिलेबस की बात, पहला बच्चा बोला था कि बिकॉज ऑफ सिलेबस, भूल जाओ सिलेबस को। विश्वविद्यालय का सिलेबस तुम्हारा बंबई का टिकट है। विश्वविद्यालय की डिग्री क्या है? बंबई जाने का। बंबई जाने का टिकट का मतलब तुम हीरो बन गया। हाँ, हीरो बनने के लिए तो बहुत कुछ और लगेगा। समझ रहे बात को? बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो सिर्फ बॉम्बे का टिकट मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, उससे तुम्हारा काम नहीं होगा। यू नीड टू हैव मोर स्किल्स, मोर नॉलेज एंड इज वेरी शार्प एटीट्यूड, जुझारू व्यक्तित्व, जिसको कुछ हासिल करना है। उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए विकल्प ही विकल्प है। बोकाराम जो है डिग्री लेके बैठा हुआ है, उसका कुछ हो भी नहीं सकता। आई होप मैंने तुम लोग को अपनी बात क्लियरली पहुंचाई है। तो तुम लोग को मैंने आज इतना समय इसलिए दिया ताकि तुम लोग समझो कि सिमेज का मतलब क्या है। ये सारा कुछ अगर करने को तैयार हो तभी सिमेज का फायदा ले पाओगे, अन्यथा सिमेज का फायदा तुमको मिलेगा नहीं। ये सारा नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड सब पे काम करना पड़ेगा। अगर आप क्लास नहीं कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर एग्जाम नहीं दे सकते हैं, असाइनमेंट्स नहीं बता सकते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। आप लोग में से किसी ने सिमेज का फेसबुक पेज देखा है? एनीबडी? नहीं देखा है तो जा करके आज देखना, या अपने मोबाइल में जब एग्जाम दे करके बाहर निकलोगे, वेट करना पड़ेगा तुम लोग अच्छा खासा समय इंटरव्यू के लिए, उस समय बैठ करके फेसबुक पेज देखना, उसको स्क्रॉल करना,
और स्क्रॉल करके कोशिश करना कि तुम जनवरी मंथ तक पहुंच जाओ। कब तक पहुंचना होगा? जनवरी मंथ, जो 2023 में चल जाएं और उसके पीछे चल जाएं और अच्छा लगेगा। लेकिन तुमको समझ में आएगा कि एक एक दिन में कितनी गतिविधियां हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कितने इवेंट्स हैं, कितना सारा क्लासरूम प्रेजेंटेशंस है, और वो सारा कुछ अगर नहीं किया तो सिमेज में आने का, यहाँ पर फीस जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ समझ करके आप यहाँ पर आएंगे और तभी आपको विकल्प मिलेगा। आप लोगों को आज थोड़ा समय लगने वाला है, आपको पेशेंस होना चाहिए। आप एक बड़े काम के लिए आए हो, लाइफ का अपना 3 साल कहीं पर आपको डिवोट करना है और फुल्ली डिवोट करना है। और हमें भी किसी को 3 साल के लिए नहीं, हमें तो लाइफ लॉन्ग का रिलेशन बनाना है। हमारे बच्चे जो पास आउट करके चले गए 2012 में, आज भी आते हैं, पाँव छूते हैं, बाहर मिलते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मिलने आ जाते हैं। समझ रहे? बच्चे के साथ आते हैं, अपनी वाइफ के साथ आते हैं, शादियों में बुलाते हैं। मुझे अभी वो सुकृति और रोहित, हाँ बोला जाना है, बोला कि सर दोनों ही मेरा स्टूडेंट है। ऐसा भी बहुत सारा केस है जहाँ दोनों ही स्टूडेंट हैं। तो अच्छे अच्छे बच्चे, ठीक है। तो हमको तो लाइफ लॉन्ग का संबंध है हमारा, तो हमको तो थोड़ा चुन के लेना होगा। अगर कोई एक सेब खराब होता है तो वो बाकी सेब को भी क्या करता है? खराब करता है। तो हम हटाते हैं और ख़ास तौर पे नीचे से हटाते हैं। हाँ, तुम्हारा नॉलेज कम होगा, मंजूर है। तुम्हारा स्किल कम होगा, मंजूर है। तुम्हारा एटीट्यूड खराब होगा, वो मंजूर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई तुम लोग को? एटीट्यूड बढ़िया है तो नॉलेज आता है, स्किल आता है। एटीट्यूड खराब है तो फिर आया हुआ नॉलेज भी कोई काम नहीं आता है। बात तुम लोगों को समझ में आ रही है ना? चलो, तो आप हाँ हाँ मैंने तुम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो दिया आज कि तुम्हारा नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, इन 3 चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे अगर अभी इस क्लास में मान लो हमको कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो 3 बटन खोल के बैठा है, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है हमको, देखो तो कोई है क्या? तो वहीं पे समझ में आता है कि उसका एटीट्यूड जो है पहले से प्रॉब्लम चला आ रहा है। कान में बाली लगा के बैठा हो, कोई बच्चा अगर ऐसे करके बैठा हो, कुछ मुंह में चबा रहा हो, मैं बोल रहा हूँ और वो मुंह में, उसका मतलब है कुछ एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। ठीक है, आइडियली छात्र को कैसे क्लासरूम में बैठना चाहिए? सीधा बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधा होकर बैठो सब कोई। और ये जो अप्रोच है ये क्लोज अप्रोच है, बंद है हम ऐसे। आप बोलते रहो, हम तो बंद किए हैं अपने आप को, ठीक है ना? ओपन होना चाहिए, नए आइडियाज़ के लिए ओपन है। क्लासरूम में बच्चों को ऐसे, घर में भी मम्मी पापा से जब बच्चा गुस्सा होता है तो ऐसे बैठता है, ठीक है ना? तो क्लासरूम में आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है? ऐसे सब छोटे, अब पाँव दोनों आगे पसार के रखने चाहिए कि सीधे रखने चाहिए कि हिलाने चाहिए? समझ रहे बात को? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपके बारे में एक रीडिंग निकल के आती है। और हमें वो लोग चाहिए जो सीखने को तैयार हो, समर्पण भाव के साथ आए हों कि सर मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं, आप जो बोलिएगा मैं करूंगा, मेरे अंदर परिवर्तन ला दीजिए। और देखिए काम होगा, होता ही है। लेकिन जो बोलेगा कि नहीं हम तो ढीठ की तरफ पड़े रहेंगे, तुमको कुछ करने भी नहीं देंगे, तो फिर वहां पे क्या होगा? गाड़ी का बोनेट खुलेगा ही नहीं तो गाड़ी रिपेयर होगी, क्लास में बोलेंगे ही नहीं तो इंग्लिश ठीक होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। वैसे इसको हम लोग असेस करते हैं थ्रू योर रिटन टेस्ट। आपका ऑब्जेक्टिव्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश होगा, वहाँ पर आपको मैथ्स होगा, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ है, थोड़ा सा रीजनिंग है। हम इनमें अलग अलग चीज़ें देखते हैं। इंग्लिश ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि सारी किताबें किस लैंग्वेज में होंगी, एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में लिखोगे, वीडियोस किस लैंग्वेज में होंगे, इंटरव्यू कल को किस लैंग्वेज में होगा। तो इंग्लिश का महत्व है। वैसे तुम लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं लगातार किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ? मैं 20% समय, फॉर 20% टाइम आई एम यूजिंग इंग्लिश, अदरवाइज आई एम यूजिंग ओनली हिंदी. So in our classroom also we use Hindi, but all teachers are instructed to use English in the class for the main portion. Explain the topic first of all in English and then repeat the same thing in Hindi so that each and every student is able to understand. But then the primary language, the primary mode of the medium of communication should be English in the classroom. Otherwise you won't be able to get the basic concept. And you have to write in English also. We will repeat the same thing in Hindi also, be assured for that. But you need to have, आज तुम्हारे इंटरव्यू में
एक चीज जो सारे इंटरव्यूअर देखेंगे, मैं पहले क्वेश्चन आउट कर देता हूं, तुमको किताब दी जाएगी। कौन सी किताब? तुम्हारी किताब जो तुमको मिलने वाली है बीसीए में या बीबीए में, वो किताब तुमको दी जाएगी। तुमको कुछ पढ़ने को कहा जाएगा और तुमको उसको पढ़ करके उसका मतलब बताना होगा। अगर तुम मतलब सही बताओगे, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर समझने की क्षमता है। हमारे लिए तुम इंग्लिश बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, ये इतना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है लेकिन बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि किताबों को तो हम पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम भी इंग्लिश में होंगे, इंटरव्यू भी इंग्लिश में होंगे। हमने किया है, हमने किताबों के अंत में जो समरी है, उस समरी को हमने इंग्लिश में बनाया है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। टर्मिनोलॉजी को हमने इंग्लिश का इंग्लिश ही रखा है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी का अगर हिंदी करने जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, वो और कठिन हो जाएगा, वो इंग्लिश से भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तो वो हमने नहीं किया, ठीक है। लेकिन हमने हिंदी को लाया ताकि हमारे गांव के बच्चे समझ सकें। एनीवेज, तो इंग्लिश का एग्जाम होगा, वो सब होगा। फिर हमारा एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आपको जवाब देना है, थोड़ा लिखना है अपने बारे में। क्वेश्चन आउट है उसका भी, किसके बारे में सवाल होगा? अपने बारे में। अपने बारे में भी जो लिख नहीं पा रहा है, वहां पर प्रॉब्लम है। कुछ शब्द दिए जाएंगे, 10 शब्द होंगे आपके पास, छोटे छोटे शब्द, साधारण शब्द, ऐसे शब्द जो हमने क्लास 7, 8, 9, 10 की किताबों से निकाले हैं। 7, 8, 9, 10 की किताबों से। कोई बोलेगा कि कठिन कठिन शब्द दे दिया, तो बच्चे बता दूं, वो 7, 8, 9, 10 की किताबों से निकाले हुए शब्द हैं। उन शब्दों का मतलब लिख दो, उसका वाक्य बना दो। समझ गए बात को? ये है आज का एग्जाम। और एक पैसेज रहेगा, टॉपिक बहुत सिंपल है, आउट कर देता हूं, बिहार के बारे में, मोबाइल के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस उस पर लिखना है। अब कोई बोले कि सर हमको सोशल मीडिया नहीं पता, हमको बिहार नहीं पता, हमको मोबाइल नहीं पता, तो ये बात मायने कबूल नहीं होगी। अब दिक्कत ये है कि लिखना, अब भाई गाय पे ही लिखने दे देगा तो लिखने में दिक्कत हो जाएगी, जिसको लिखना नहीं आता है उसको, है ना। तो लिखना आता है कि नहीं आता, ये देखेंगे हम। और इंटरव्यू में देखेंगे कि समझना आता है कि नहीं आता है, बोलना आता है कि नहीं आता है। यही देख करके हम चेक करते हैं, असेस करते हैं। और जो बॉटम के बच्चे होते हैं उनको रोकते हैं, फिल्टर करते हैं। जो ऊपर से बच्चे उनको लेते हैं। जहां पर भी, जिस भी पॉइंट पर हमको एटीट्यूड इश्यू दिखाई पड़ता है, एटीट्यूड की गड़बड़ दिखाई पड़ती है, कोई एग्जाम में चोरी करता हुआ दिख जाता है, वहीं पे आउट, नो इंटरव्यू, नो नीड टू टेक इंटरव्यू। समझ गए? एटीट्यूड पर नो कॉम्प्रोमाइज। नॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, स्किल पे कर लेंगे, एटीट्यूड पर नहीं करेंगे। कमजोर से कमजोर बच्चा, एटीट्यूड अच्छा है, उपाय हो जाएगा, सीख जाएगा। सिखाने के लिए तो हम है ना। समझ गए बात को? आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड द क्वेश्चन, दैट वाज द मेन थिंग। तो आप सबको बहुत शुभकामना है, आप सब अच्छा करें, आज का एग्जाम अच्छा हो, आज का दिन अच्छा हो, और आप लोग के लिए आज का दिन यादगार रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।